राष्ट्रवाद का नया वर्जन, एक भारत अखंड भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अखंड भारत की डेडलाइन बता दी है। अब तक अखंड भारत को लेकर विमर्श चलता रहा था, लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अखंड भारत की बात शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि अखंड भारत हिंदू राष्ट्र से कितना अलग होगा। अब इसे समझें उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि क्या अखंड भारत की ये संकल्पना राष्ट्रवाद का ही नया वर्जन है? क्योंकि जब भी बात राष्ट्रवाद की आती है तो फिर जिक्र बीजेपी का होता है। बीजेपी हर मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़ लेती है। ऐसे में अखंड भारत की कल्पना बीजेपी को फायदा ही पहुंचाएगी। इसलिए अब बीजेपी एक कदम आगे बढ़कर इसका समर्थन करती दिख रही है। 1857 में जो राष्ट्र था वो राष्ट्र है हमारा। 15 अगस्त 1947 को जो मिला है वो सपना अभी अधूरा है। हम तो अपना राष्ट्रगान भी पूरा नहीं गा पा रहे अभी ढंग से। अभी सिंध का वो भूभाग हम पर कहाँ है जो राष्ट्रगान में गाया जाता है? बंगाल का वो भूभाग कहाँ है जो राष्ट्रगान में गाया जाता है? अभी बहुत से भूभाग जहाँ गांधी भी गए वो जमीन भी आज हम पर कहाँ है? जहाँ भगत सिंह का जन्म हुआ वो भूमि कहाँ है? जहाँ हेमू कालानी का पैदा हुआ और उनको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिए गए वो भूमि कहाँ है? राम के बेटे का लाहौर कहाँ है? और धृतराष्ट्र की जहाँ शादी हुई थी वो अफगानिस्तान कहाँ है? अभी बहुत भूभाग लेना है। इसलिए संघ की कल्पना और संघ का विचार और संघ का समाज में जागरण यही है, राष्ट्र जगाओ, देश जगाओ, धर्म जगाओ और अपने भारत को अखंड बनाओ। 1949 में MS गोलवलकर ने अखंड भारत का प्रारूप देश के सामने रखा था, क्योंकि जब भी बात विभाजन की होती है तो हमेशा 1947 को याद किया जाता है। लेकिन 1857 से 1947 तक भारत के कई टुकड़े हुए। 1947 में बना पाकिस्तान भारतवर्ष का एक तरह से 24वां विभाजन था। लेकिन बात कांग्रेस की करें तो वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कुछ ऐसा कर बैठती है जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता है। दिग्विजय के हालिया ट्वीट से इसका अंदाजा लगाना ज्यादा कठिन नहीं है। हालांकि अखंड भारत पर कांग्रेस का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। आज़ादी के पहले ये देश छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। कई रियासतें इतनी छोटी थीं कि 2 किलोमीटर जाओ तो दूसरा देश लग जाता था। इस सब को एक करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने सिक्किम को मिलाया, गोवा को मिलाया। आज जो बड़ा टास्क है वो है मकबूजा कश्मीर को मिलाने का। तो अगर भारतीय जनता पार्टी और RSS इस मिशन पे काम कर रही है तो अच्छी बात है, वो करके दिखाएं और रोड मैप बताएं। अखंड भारत की चर्चा के बीच हर कोई जानना चाहता है कि अखंड भारत क्या है। दरअसल अखंड भारत की संकल्पना साकार करने के लिए पाकिस्तान के साथ श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तिब्बत, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार के साथ वियतनाम देशों को शामिल करना होगा। हालांकि अखंड भारत की कल्पना करना और उसकी चर्चा को कुछ राजनीतिक विश्लेषक 2024 के आम चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है राष्ट्रवाद का नया वर्जन। अगर आप अखंड भारत के स्वप्न को देखें तो अगर दुनिया के और देशों की तरफ भी आप रुख करें जिनका कभी एक स्वरूप था, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की अगर आप बात करें जिनकी सीमाएं टूटी भी, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ये दोनों भी एक ही जैसा कल्चर रिप्रेजेंट करते हैं और एक ही जैसी संस्कृति और एक ही परिवार के लोग इधर और उधर रहते हैं। लेकिन बहुत अंतर है और बड़ी कठिनाई है। पाकिस्तान भारत का हिस्सा रहा, अखंड भारत का कह लीजिए या अविभाजित भारत का कह लीजिए। और पाकिस्तान के लिए ये चुनौती भी बनता है कई बार, क्योंकि 1947 के पहले का उसका इतिहास भारत का इतिहास है। वहाँ मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, बामियान में बुद्ध की विशाल प्रतिमा भी है। अब वो हालांकि अफगानिस्तान का हिस्सा रही।
ये तमाम चीज़ें, इतिहास की जो जटिलताएं हैं वो बहुत आसानी से हल हो जाती हैं, ऐसा नहीं है। अब एक स्वरूप इसका ये है कि खुद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश ये कहें कि हाँ, हमें, जैसे यूरोप के देशों ने एक बड़ा सरलीकरण किया है कि नो वीज़ा, कोई चीज़ नहीं, आप सीधे ट्रैवल कर सकते हैं। एक स्वप्न ये हो सकता है कि अखंड भारत का, कि आप सीधे भोपाल से अपनी गाड़ी उठाएं और लाहौर पहुंच जाएं और वहां लस्सी पिएं, और उसके बाद आप कहें कि अब गंगा का कछार देखना है तो थोड़ा बांग्लादेश भी हो लेते हैं, और नेपाल तो खैर ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसके लिए, फिर आप आसपास भी टहल लें। लेकिन ये सब उतना सहज नहीं है, इसके पीछे कई जटिलता है। फिर इस अखंड भारत के स्वप्न की बात को समझें हम तो और कैसे समझें, ये बहुत आसान नहीं है। लेकिन संघ अगर ये बात कह रहा है तो ये भी समझिए कि संघ पहली बार ये बात नहीं कह रहा है। संघ का आरंभ से 1925 से, जब से उसका गठन हुआ, तब से लेकर अब तक ये संघ के एजेंडा का हिस्सा रहा है। चर्चा में इसलिए नहीं रहा कि ये बात संघ पहले कहता भी रहा तो शायद उस तरह से नहीं सुनी गई, क्योंकि अब संघ का मानस पुत्र समझा जाने वाला भारतीय जनता पार्टी रूपी जो दल है, वो अब एक बहुत ताकतवर राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीते बीते करीब करीब आप कह लीजिए कि 8-9 वर्षों से केंद्र में अपनी पताका फहरा रहा है। तो अब संघ के हर वक्तव्य पर मीडिया भी ठिठकता है, लोग भी ठिठकते हैं, और उसके अनेकार्थ, बहुत सारे अर्थ भी निकाले जाते हैं। आज की डिबेट में हम इसी पर बात करके समझना चाहेंगे कि ये इसका अर्थ क्या है, पॉलिटिकल मीनिंग भी क्या इसका है, और संघ जो बात कहता है वो तो उसके एजेंडा का हिस्सा है, उसके विचार का हिस्सा है। इसलिए संघ को अगर आप जब भी देखेंगे, जो लोग संघ को समझते हैं वो जानते हैं कि संघ की एक बहुत साफ और स्पष्ट दृष्टि है, उसको आप जिस भी नज़रिए से देख लें, लेकिन वो अपनी विचारधारा को लेकर, और विचारधारा जन्य संगठनों का ये आग्रह हमेशा से रहता है कि वो अपने विचार को लेकर अडिग रहते हैं। तो जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में योगीराज योगेश, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूँ। कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी हैं, और पंकज चतुर्वेदी जी हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर, मोटिवेशनल स्पीकर, और एक स्तंभकार समाचार पत्रों में पर्यावरण संबंधी विषयों सहित तमाम विषयों पर खुलकर लिखते हैं। बहुत धन्यवाद। योगीराज जी, मुझे समझाइए ज़रा इसको कि ये अखंड भारत का ये जो स्वप्न है, ये संघ के विचार का हिस्सा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, और आरंभ से है। ऐसा नहीं है कि इसको संघ ने अभी शामिल किया। संघ का जब से गठन हुआ है वो इसी विचार और दृष्टि को लेकर आगे बढ़ा है। चर्चा अब होने लगी, जैसा हमने पहले भी कहा, लेकिन वर्तमान संदर्भ में इसके मायने, संघ की विचारधारा जन्य सोच को अगर हम थोड़ा अलग रख भी दें, आप इसके राजनीतिक मायने कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये एजेंडा तो संघ का शुरू से रहा, जैसा कि आपने जिक्र किया है, और हर चीज़ समय आने पर फलीभूत होती है, अपन सब जानते हैं। आज जैसा आप भी जिक्र कर रहे थे कि 7-8 सालों से उनका जो मानस पुत्र संगठन भाजपा सत्ता में है, तो नेचुरल उन्हें लगता है कि ये थोड़ा सा एक समय ऐसा है जिसमें वो कुछ कर सकते हैं, वरना अभी तक वो स्थिति में थे भी नहीं कि उस एजेंडे को आगे बढ़ाएं। और दूसरा, मैं तो ये मानता हूँ कि एजेंडा तो मतलब ऐसा, उसमें कोई वो गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये सारा भूभाग जो है ये आखिर भारत का हिस्सा था एक समय, और यहाँ की कल्चर भी भारत की कल्चर से ही मिलता जुलता कल्चर है। वहाँ के जो लोग हैं वो भी भारत के बहुत नज़दीक हैं, और वर्तमान परिदृश्य में जो पूरा इंटरनेशनल सीनेरियो जो बन रहा है, भारत की जो एक छवि एक इंटरनेशनल लेवल पर जो भी बनी है, और भारत की एक्सेप्टेंस को लोग ने मानने लगे, चाहे वो अमेरिका जैसी महाशक्ति हो, रूस हो, इवन चाइना हो, और पूरे और परिदृश्य में भी यदि आप बात करें तो मुझे लगता है कि 5-6 देश ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड में जो पूरे वर्ल्ड को मोबिलाइज करते हैं। रूस, अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, और इक्का दुक्का और आप मान लो जर्मनी। इनमें मैं भारत को तो वैसे ही चौथे स्थान पर पाता हूँ। तो यदि आप इस 47 के बाद से यदि आप इस स्थान पे आप आ गए, और आज आपकी दुनिया में आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, तो डेफिनेटली आप बढ़ तो रहे हैं आपकी। और सबसे बड़ी बात
जो संघ भी कहता है, जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है वो है भारत का कल्चर, भारत की संस्कृति, भारत के परंपराएं, जिसको कि पूरा वर्ल्ड आज मानने को विवश है। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो शांति की बात करता है, जो एकता की बात करता है, जो भाईचारे की बात करता है, और जो जियो और जीनो दो के सिद्धांत पे बात करता है। वरना अब जैसे चाइना विस्तारवाद नीति का पोषक है, अमेरिका की अपनी पॉलिसी, लेकिन इन सब देशों में भी यदि आप देखो तो भारत का कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो सर्वजनिता है, जो सबको एक्सेप्ट करता है। तो ऐसा कल्चर आपको दुनिया में मिलेगा कहाँ? और जब आपके पास ऐसा कल्चर है तो पूरी दुनिया आपसे जुड़ेगी क्यों नहीं? आज कई वेस्टर्न कंट्रीज भारत की कल्चर को अपना रहे हैं, तो मैं तो ये मानता हूँ उसकी शुरुआत हो चुकी है और अच्छे शुभ संकेत हैं, इस दिशा में बढ़ना चाहिए। हाँ, बस ये बढ़ना कैसे चाहिए ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, और इस बढ़ने के क्या मायने होंगे। निश्चित तौर पर एक कोई विस्तारवादी, जैसा आपने कहा, भारत न विस्तारवादी दृष्टि वाला देश है, न वो हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। तो हम इसको किस तरह देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, और उसके पॉलिटिकल मीनिंग की तरफ भी मैं आऊँगा। मिथुन जी क्या राय रखते हैं, फिर मुकम्मल तौर पर हम पंकज जी को सुनेंगे इस विषय पर। जी मिथुन जी। देखिए शरद जी, इसके 2-3 मतलब निकल सकते हैं। पहला, यदि हम भौगोलिक सीमा के आधार पर बात करें तो अखंड भारत की जो व्याख्या है और उसमें ये बात आ सकती है कि हम पाकिस्तान को भी अपने अंदर मिला लें, श्रीलंका को भी अपने अंदर मिला लें, तो इन देशों के अंदर मतलब हमारी अपनी पॉपुलेशन के लिए हम पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं कर पाए। और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, अगर मैं उसको सही समझ पाया हूँ, तो मुसलमान वर्ग को लेकर के कई सारी टिप्पणियाँ आती हैं, भारत में रहने वाले मुसलमानों को लेकर के। तो जब अब पाकिस्तान के मुसलमान भी आपके साथ मिल जाएंगे, फिर किस तरीके से आप शासन चलाएंगे, ये एक आपके समय चुनौती हो सकती है। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके समय हमारे देश का जो डेब्ट है वो बहुत ज़्यादा हमारी जीडीपी के करीब आ गया है, उसमें यदि हम श्रीलंका को मिला लेते हैं तो श्रीलंका में तो ऑलरेडी बर्बाद होने की कगार की अवस्था है, वहाँ को हम कैसे देखेंगे। बात दरअसल ये है कि आज की विदेश नीति में ये सब बातें संभव नहीं है। हमें बात वही करनी चाहिए जो प्रैक्टिकली हो सके, क्योंकि भारत ने, यदि आप आक्रमण के सहारे भी इन्हें जीतना चाहते हैं, तो भारत के 10,000 साल के इतिहास में हमने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया, हमेशा हमने अपने आप को डिफेंड किया। एक चीज़ से मुझे ज़रूर आपत्ति है, एक तो रामेश्वर शर्मा जी की प्रतिभा के हम सब कायल हैं, मुझे लगता है इनको देश का फॉरेन मिनिस्टर बना देना चाहिए। लेकिन वो जो कह रहे थे कि मुझे 1857 का भारत चाहिए, पार्टी की तरफ से मैं बहुत सख्त आपत्ति लेता हूं। 1857 में सर हम गुलाम थे, हमें वापस गुलाम नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन यह है कि एक स्पष्ट नीति के साथ आए, जहां वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में हम जो ताकत बन पाए थे वो अपनी परंपराओं के साथ साथ, अपने संस्कारों के साथ साथ, अपनी जो आर्थिक शक्ति है, एक बड़ा मिडिल क्लास हमने खड़ा किया था, उसके आधार पर हम लोग बन पाए थे। आज भारत में स्थिति यह है कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 40 साल में सबसे कम ईपीएफ की दरें, दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर हम लोग बेच रहे हैं। तो हमारे जो लोगों की खरीदने की क्षमता है वो कम होते जा रही है, और विश्व पटल पर हम अपनी जो परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होने का दावा करते थे, नॉमिनल जीडीपी में हम 5वें नंबर पर थे, वहां पर हमारा स्थान कम हो रहा है। हमारे पत्रकार साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा स्थान तो बढ़ रहा है, लेकिन पासपोर्ट इंडेक्स में हम 10 नंबर नीचे गिर जाते हैं। इन सब का मतलब है कि भारत को अपने काफी सारे कामों में बेहतरी करने की आवश्यकता। अखंड भारत की जो आप सोच रखते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन इस समय जब देश में विभिन्न वर्गों को खंड खंड किया जा रहा है, उनके खिलाफ आक्रामक बातें की जा रही हैं, उनके खिलाफ उनके धर्म और जाति के आधार पर टिप्पणी की जा रही है, और वो भारतीय जनता पार्टी जिसका अंतिम 10 सेकंड यदि आप दें, जिसका हमेशा मानना रहा है कि भारत में भी हमें छोटे राज्यों की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को बांटा इनने, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को बांटा इनने, बिहार झारखंड को बांटा इनने, जो भारत को सही तरीके से शासन करने के लिए इसके राज्यों को छोटा बनाने की बात करते हैं। इनके अभी जो विधायक है उन्होंने कहा कि रीवा को अलग राज्य बनना चाहिए। ऐसे समय अखंड भारत की क्या व्याख्या है, जरूर बताएं। पंकज जी, व्याख्या के स्पष्टीकरण की बात कर रही है कांग्रेस की, बताएं आप अखंड भारत कैसे संभव होगा, क्या मायने इसके निकाले जाएं, और ये भी समझाइए कि दूसरे जो मसले हैं, ऐसा भी कांग्रेस कह रही है, क्या उनको आप छोड़ देंगे, उनको कैसे एड्रेस करेंगे? जी सर, थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और मुझे आशा है कि आप मुझे सहयोग देंगे इस समय, क्योंकि बहुत गंभीर से पर हम बातचीत कर रहे हैं। मेरी आवाज़ ही को रही, मुझे आप तक आ रही आवाज़ मेरी शरद जी? बिल्कुल मिल रही, बोलें आप जी। मैं ये आग्रह कर रहा था शरद जी के पहले थी, भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति ये है कि आज भारत देश को पूरी दुनिया को खाद्यान्न आपूर्ति करने में सक्षम है, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यदि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यदि कुछ रियायत दे दे या वो प्रक्रिया सरलीकरण कर दे, तो आज भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न की आपूर्ति कर सकता है। वो भारत जहाँ कभी लाल गेहूं हम लोग मांग कर खाया करते थे
और विदेशों की दया पर हम लोग निर्भर करते थे। भारत ने पूरी दुनिया को टीके आयात निर्यात किए शरद जी। हम पहले आयात करते थे, तकनीक तक बुलवानी पड़ती थी। ये भारत की स्थिति है, तो उस पर नहीं जाते, हम अखंड भारत पर आ जाते हैं। रामेश्वर जी ने जो कहा, उन्होंने 1857 के भौगोलिक भारत की बात करी है, गुलामी की बात नहीं करी। रामेश्वर शर्मा जी ने भौगोलिक भारत की बात करी है। और शरद जी, हम सब सनातन परंपरा में, जिससे संयोग सब कांग्रेस का वास्ता तुष्टिकरण की राजनीति के चलते दूर हो रहा है, हम सब क्या पढ़ते हैं सर? आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारतवर्ष है। किसी भी सनातन संस्कार में वो किसी भी जाति वर्ग रंग भेद का हो, यदि सनातन परंपरा का वाहक है तो घर में छोटा पूजन बड़ा पूजन होगा। तो आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारतवर्ष है। अब ये भारतवर्ष क्या था? ठीक बात है कि स्वतंत्र होने के पहले 47 के पहले ये भिन्न भिन्न राज्यों का समूह था, पर राज्य कहाँ थे? 1876 में अफगानिस्तान को अंग्रेजों ने अलग किया, 1904 में नेपाल को अलग किया, 1906 में भूटान को अलग किया, 1914 में तिब्बत को अलग किया, 1939 में श्रीलंका अलग किया और 47 में पाकिस्तान को अलग किया। और उसके बाद फिर बांग्लादेश बना सबके सामने। और ये योजनाबद्ध रूप से षड्यंत्र था कि भारत एक देश के रूप में यदि इस प्रकार अखंड रहा तो फिर भारत विश्व की सबसे बड़ा विश्व गुरु, जिसको लेकर हम कहते हैं सोने की चिड़िया है, वैसा स्वरूप भारत का पुनः हो जाएगा। और वो शक्तियां जो सनातन परा हिंदुत्व को, सनातन परंपरा हिंदुत्व को कमजोर करना चाहती हैं, ये उनका षड्यंत्र था। और इसीलिए संघ ने 1925 से लेकर 1947 तक जब जब टू नेशन थ्योरी की बात आई भारत पाकिस्तान की, बाकी तो पहले बांट चुके थे सब, पर जब जब दो राष्ट्र की सिद्धांत आया तो संघ ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग से कोई बैर थोड़ी था संघ का, और आज भी संघ का मुसलमानों से बैर नहीं है। हम तो वैचारिक आधार पर ये कहते हैं कि जो भारत का क्या कहा जाता है हमारे राष्ट्रगान में, पंजाब सिंध तो आज भारत का नहीं है, लेकिन भारत का था ना। तो आज हम लोग सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं, राष्ट्रगान करते हैं, लोग उसको सलामी देते हैं, प्राण दे देते हैं उसके लिए। हम लोग ये कैसे संभव है? 1964 में शरद जी कंबोडिया की सरकार ने डाक टिकट जारी किया, भगवान श्री हनुमान जी का चित्र था। 1964 में अंकोर वाट में बड़े बड़े मंदिर हैं। इंडोनेशिया की एयरलाइन का नाम है गरुड़ा एयरलाइन, वहां रामलीला का मंचन होता है, हिंदुओं जैसे नाम रखे जाते हैं। और वहां के जो राजा थे जो मुस्लिम, उनकी बेटी ने अभी हिंदू धर्म को स्वीकार किया। तो ये स्थिति है। और जैसे ही हमारा ये बस चला तो हमने ही कहा कि ये स्थिति तो ये थी कि 47 में अंग्रेज कश्मीर को भी अलग करना चाहते थे, षड्यंत्र था। पर देव कृपा है, माँ शारदा की कृपा है, माँ हिंगलाज भवानी की कृपा है, कश्मीर आज हमारे पास है। कुछ हिस्सा जरूर पीओके में चला गया, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, भारत का हिस्सा था। राजा हरि सिंह तो भारत के साथ थे। तो ये स्थिति, और इस बात को समझना पड़ेगा। और यदि कांग्रेस इस बात को लेकर सिद्धांतता आपत्ति जताती है तो ये विषय बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि शरद जी खाली संघ का दायित्व नहीं है, ये खाली भाजपा का दायित्व नहीं है, ये सकल भारतीय समाज का दायित्व है कि क्या भारत विश्व गुरु हो सकता है? जैसा स्वरूप भारत का विराट और पंकज जी, कैसी क्या इसकी कोई प्रक्रिया भी तय होती है? क्या कुछ सोचा भी गया है कि कैसे, क्या हम इन देशों से आगे जाकर बात करेंगे? कोई इसके स्वरूप को लेकर, या अभी सिर्फ ये एक आदर्श परिकल्पना है? मैं शरद जी आपको उदाहरण देता हूँ कि जब इजराइल का गठन हुआ तो इजराइल के जो लोग थे उन्होंने 150 साल तक प्रतिवर्ष एक दिन तारीख नियत करी। वो तारीख क्षमा कीजिए भूल रहा हूँ मैं। उस तारीख पर इजराइल के लोग दुनिया भर में जहां कहीं भी होते थे तो उन्होंने केंद्र बनाया था, वो इकट्ठे होते थे और संकल्प करते थे कि अगले वर्ष हम यरूशलेम में। तो ये एक संकल्प है। चलिए मैं लौटता हूँ, जल्दी से दूसरे राउंड की तरफ आता हूँ पंकज जी, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। योगीराज जी, इतना तो समझ में आता है कि ये कांग्रेस की जो थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी जो 47 में हुई, बीजेपी का एक बड़ा हमला 2024 के पहले हो सकता है। संघ भी इससे असहमत है और निश्चित तौर पर उसका मानस पुत्र है भारतीय जनता पार्टी। तो कांग्रेस पर आक्रमण की एक मजबूत रणनीति का आधार अब ये भी होगा कि आपकी महत्वाकांक्षा की बलि चढ़ा भारत और पाकिस्तान जैसे ये आरोप बीजेपी की तरफ से एक बड़ा, अगर आप इसका पॉलिटिकल मीनिंग निकालें तो एक चीज़ ये समझो। एक जल्दी संक्षिप्त रिएक्शन, फिर दोनों मित्रों का पॉलिटिकल में रिएक्शन लूँगा। देखिए, कांग्रेस का क्या एजेंडा है ये तो सब पूरी भारत भी जानता है कि किस तरीके से कांग्रेस बात भले ही भाजपा पे आरोप लगाए बांटने का, लेकिन बांटने में जितना विभाजन कांग्रेस के शासन में उतना विभाजन भाजपा के शासन में थोड़ी हुआ देश का। खैर ये दीगर बात है।
जहाँ तक पूरे जो अपन अखंड भारत की जो बात आप कर रहे हैं, मैंने 2-3 बातों का जिक्र किया था। फर्स्ट दौर में मैंने कल्चर पर बहुत विशेष जोर दिया था। दूसरा, विश्व का जो परिदृश्य जिस दिशा में जा रहा है उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आज आपके पड़ोसी देश आप देख लीजिए, जो श्रीलंका आज मृतप्राय स्थिति में पहुंचा है, उसका झुकाव पहले चाइना की तरफ था, लेकिन आज संकट के समय जब भारत ने उसका साथ दिया तो उसका झुकाव भारत की तरफ हुआ। पाकिस्तान का 60% भूभाग और 38% आबादी कुल मिला रही है भारत में शामिल होने के लिए। पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हैं, और चूंकि वहाँ का कल्चर भारत से बहुत मिलता जुलता है, और ऐसे कई देश के जो लोग हैं वो स्वतः भारत की संस्कृति से भारत जैसे देश के साथ जुड़ना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मैं जल्दी क्विक रिएक्शन लूंगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी होगा जो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहता। तो ये जब चूंकि पूरा दुनिया का झुकाव भारत की तरफ है। जी मिथुन जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, आप 30 से 35 सेकंड में अपनी बात। देखिए, मेरी अपेक्षा थी कि पंकज जी हम सबको बताएंगे कि रामेश्वर शर्मा जी और मोहन भागवत जी के कहने का आशय क्या था, किस कॉन्टेक्स्ट में भारत को अखंड भारत बनाना चाहते हैं। क्या भौगोलिक सीमा हमारे बाहर के देशों पर लागू हो उसके आधार पर, या भारत के अंदर जो सारे राज्य हैं उनको एक कर देंगे, भारत के अंदर जो सारे वर्ग हैं उनको एक कर देंगे। ये आपसे अगर आपकी पार्टी की अगर ऐसी लाइन हो तो जरूर बताइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम जो एक भारत की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश गान अलग है, राष्ट्रगान अलग है। नागालैंड पीपल फ्रंट जैसी पार्टी जो अलग पासपोर्ट मांगने की बात करती है, उनके साथ भाजपा अलायंस करती है। जब आप इसी देश में होते हैं तो मेरा निवेदन केवल यह है कि एक व्याख्या लेकर के आइए। ऐसा नहीं कि आज आप 5 राज्यों में उपचुनाव हार गए हैं तो डिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी रामेश्वर शर्मा जी से कहला दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। महंगाई के विषय से ध्यान मत हटाइए, अनएम्प्लॉयमेंट के विषय से ध्यान मत हटाइए। जो प्रैक्टिकल हो कृपया वही समय की मर्यादा का ध्यान रखिए। शरद जी, विषय बहुत स्पष्ट है जी। जिन्होंने भारत को खंड खंड किया उनको सब जानते हैं, और हम अखंड भारत की परिकल्पना को लेकर चलते हैं। बांटना से लेकर बाटला तक जिनकी खंड खंड करने की योजना है और तुष्टीकरण के आधार पर बांटकर अंग्रेजों की जो नीति हम उसके विरोध में हैं, और सहयोग से कांग्रेस ने वही नीति को अपनाया। फूट डालो राजकोषधन 1857 का भारत चाहिए, अंग्रेजों का भारत चाहिए। हम चाहते हैं कि भौगोलिक आधार पर जैसा भारत था वैसा स्वरूप भारत 1857 का गुलाम भारत चाहिए। तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। शरद जी, गुलाम तो कांग्रेस के लोग, किसके गुलाम उस पर नहीं जाना चाहता। कांग्रेस ने तो आजादी दिलाई सर, आप तो वापस गुलाम बनाना चाहते हैं। कांग्रेस ने वो आपके नेता कहते हैं 99 साल की लीज पर आजादी मिली है। 67 ये वो कहांगा फिर दो बैल की जोड़ी गाय बछड़ा चुनाव चिन्ह वो क्यों हट गए? ये नई कांग्रेस है जिसका उस कांग्रेस से वास्ता नहीं है। ये तुष्टीकरण की कांग्रेस है। जनसंघ अलग था, बीजेपी अलग था, या एक ही थे? लेकिन एक बहुत बड़े फलक का ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो भविष्य देगा कि जिस अखंड भारत की बात हो रही है उसका स्वरूप क्या होगा, और भारत उसको निश्चित तौर पर, ये तो आप और हम बहुत यहाँ बैठकर तय ही कर सकते हैं कि ये कोई आक्रमण नहीं होगा, कोई हमला नहीं होगा कि आप हमला करेंगे और कहेंगे शामिल हो जाए। इसका स्वरूप वैसा ही होगा जैसा यूरोपियन यूनियन की बात है कि एक जैसी मुद्रा हो, आने जाने के लिए वीज़ा और तमाम तरह की चुनौतियां समाप्त हों, लेकिन इसके लिए एक दूसरे का विश्वास जीतना, खासतौर से मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ 135 करोड़ है। निश्चित तौर पर अगर दुनिया के खाद्यान्न की आपूर्ति करने वाला ये देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क जैसे संगठन के बाद भी हमारा आपस में रिश्ता क्या है, नेपाल कभी चीन की तरफ झांकने लगता है, श्रीलंका चीन से इतना कर्ज ले लेता है कि डूबने की तरफ बढ़ जाता है, और इसी तरह इंडोनेशिया जहां मुस्लिम समुदाय भी रामायण अपने घर में रखता है, वहां भी आने जाने का क्रम क्या है। अगर ये 135-40 करोड़ लोग टूरिस्ट बनकर, इनमें से अधिकांश लोग हमारे पड़ोसी देशों में जाते हैं, उनकी इकॉनमी को भी बूस्ट मिलेगा। रास्ता वही हो सकता है जो यूरोप के देशों ने अपनाया है। अखंड भारत का स्वप्न तभी साकार हो सकता है जब आप गहरी शांति के साथ अपने पड़ोसी मित्रों के साथ उनको चाइना की तरफ नहीं झुकने देंगे। आपकी विदेश नीति की सफलता यही होगी कि ये सब आपको बड़ा भाई मानकर कहेंगे सर तोड़ देते हैं सीमाएं, हटा देते हैं, चलिए खत्म करिए ये सारी चीजें, आप आइए, हमें भी आने दीजिए, जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब हटा देते हैं, खुला व्यापार कर देते हैं। अखंड भारत का ये जो स्वप्न है ये इसी रूप में साकार होगा। भारत निश्चित तौर पर बहुत ताकत से बढ़ रहा है, और इस स्वप्न में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को भागीदार भी होना होगा। पूरे देश के तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ खड़े होना होगा, क्योंकि ये हित में भारत के इस रूप में है
कि अगर आप यूरोपियन यूनियन की तरह दक्षिण एशिया में एक इस तरह का एक केंद्र बनते हैं अपने छोटे मुल्कों के साथ, तो आप दुनिया में भी कमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत शुक्रिया मिथुन जी, और बहुत धन्यवाद करता हूं योगीराज योगेश जी का। आगे देखिए अफसरनामा एक ऐसे आईपीएस अफसर के साथ जिन्होंने, जो अभी महाराष्ट्र में हैं, सीनियर आईपीएस हैं, जिन्होंने कंडक्टरी की, फुटपाथ पर भिखारियों के साथ सोए, लेकिन सपना था कि आईपीएस बनकर दिखाऊंगा, और सीधी भर्ती के जरिए इस समय वो सीनियर आईपीएस है। तो युवा शक्ति जरूर देखे और प्रेरित हो। नमस्कार।